स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ओके, चलो चलो हम आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, ओके चलो। तो केमिकल बॉन्डिंग नाम से जैसे कि पहचान में आ रहा है कि केमिकल बॉन्ड्स के बारे में स्टडी होने वाली है, राइट? तो इसके प्ले आई होप मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि आपका पीरियोडिसिटी एंड जो भी एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन है वो हो चुका होगा, राइट? ओके, चलो। तो केमिकल बॉन्ड्स बनते कैसे और क्यों हमें केमिकल बॉन्ड्स बनाने की नीड पड़ती है, ठीक है? तो चलो मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे कि हमारे कुछ इनर्ट एटम्स है। इनर्ट एटम्स कौन से इनर्ट एटम्स कोई बताएगा? यस, एनीवन? आर्गन, आर्गन। है ना, हेलियम, करेक्ट, नियॉन, हीलियम, आर्गन। आर्गन, ओके, अगेन क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, है ना? तो ये सारे इनर्ट एटम जो है ये एटॉमिक इनके स्टेट में ही स्टेबल है, बिकॉज ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वाई? वहां पे दो रीजन हम बोल सकते हैं आगे पढ़ने वाले। एक तो होता है इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो दे आर ऑलवेज इनर्ट, सो दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द बॉन्ड इजीली। कुछ हार्श कंडीशंस अप्लाई करने पर क्रिप्टन और जेनॉन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, राइट? अभी हम वो पढ़ने नहीं वाले, इनके कंपाउंड्स के बाद में करूंगा, ठीक है? यू नो दैट दिस ऑल आर इनर्ट, तो इसका मतलब है ये खुद ही स्टेबल है, तो ये कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बट बाकी जो एटम्स है इनको छोड़ के, बाकी जो एटम्स है वो एटम्स जो है अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है? अनस्टेबल का मतलब ये नहीं कि वो न्यूट्रल है तो क्या वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मेरा बोलने का मतलब है कि एटम्स जो है इनिशियली जब तक वो किसी और डिफरेंट एलिमेंट के साथ या फिर सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक वो अनस्टेबल है। व्हाई? बिकॉज उनका रीजन है कि वहां पे ऑक्टेट जो है उन एटम्स का वो इनकम्प्लीट है, करेक्ट है? और हर कोई एटम चाहता है कि वो उसके रो में जो भी इनर्ट एटम है, नोबल गैस है, जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है, इनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। उसके लिए ईच एंड एवरी एटम ये चाहता है कि उनके वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल का मतलब होता है लास्ट आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो होता है, उसमें मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। जैसा तैसे करके वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी हमारा मैटर जो बनता है मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, तो उसमें से ओनली यू कैन से दैट कि इनर्ट गैसेस वाले जो एटम्स है दे आर ओनली स्टेबल, ओके? सो दे कांट फॉर्म बॉन्ड, बट the different atoms they are unstable, so that's why they try to form a molecule. So you know that two or more than two elements, okay, अगर मैं बात करूं two or more than two elements when combine then they form a molecule, ओके? वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब वो जब मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो ये जो मॉलिक्यूल रहेगा दैट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। मतलब जिस पर्टिकुलर एटम से वो बने हैं उन एटम्स के मुकाबले उनके जो मॉलिक्यूल्स है बनने के बाद वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? मोर स्टेबल रहेंगे, ओके? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हमारे पास है। हम इस चैप्टर में पूरे वो थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले से ये समझना इजी जाएगा आप सभी के लिए कि मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो ज्यादा स्टेबल रहेंगे उनके इंडिविजुअल एटम से, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। दिस थिंग इज क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड, ओके चलो। अभी मैं बोल सकता हूं क्या कि ऐसा क्यों होता है? व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछ सकूं। एक्चुअली पहले तो मैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है बनाने वाला हूं, उससे पहले अगर एक क्वेश्चन है कि हम केमिकल बॉन्ड की जो बात करने वाले हैं इसमें, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म, तो इसका आंसर तो सिंपली मिल गया कि एवरी एटम ट्राई टू कंप्लीट
देयर ऑक्टेट, ओके, देयर ऑक्टेट। एंड सेकंड रीजन रहेगा, ये फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन रहेगा जब दो एटम या फिर दो से ज्यादा एटम या फिर एलिमेंट कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल्स बना रहे होंगे, सो देयर इज डिक्रीज इन देयर पोटेंशियल एनर्जी। उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताइए, कोई अगर दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर एटम्स में जब कंबाइन कर रहा हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने से वो स्टेबल कैसे बन रहे हैं? सिंपल सा हम इसको एक डायग्राम से समझने वाले हैं। उसके पहले सिंपल सी एक बात है, जब भी कोई दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट कोलाइड करेगा या फिर कंबाइन होगा, सो ऑलवेज देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो वो जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो पहले के मुकाबले कैसे हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल और एनी पर्टिकुलर थिंग इज स्टेबल व्हेन इट रिलीज इट्स एनर्जी। और उसके वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जब आएगा तभी वो स्टेबल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी के पास ज्यादा पावर हो, ज्यादा एनर्जी हो, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, राइट? सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के पास बनने के बाद जो बचती है उसकी वजह से वो स्टेबल होता है, और बाकी सारी एनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम की वजह से वो रिलीज कर देता है। दैट्स वाई ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है एटम्स या फिर एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, सिंपल केस है, मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन देयर कांस्टेंट एटम्स। ओके, अगर चलो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। चलो ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछने वाला हूँ कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड बच्चों। इफ आई आस्क यू व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, टेल मी एनीवन, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? चलो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो एक कंडीशन लेकर आओ। आपने बताया कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन सकता है। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगेन कोई कंडीशन? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ कि लेट से दो एलिमेंट है, उनकी वैलेंस शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन है। लेट से आप हाइड्रोजन की बात कर सकते हो, तो दे कैन शेयर देयर ईच इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज दोनों भी हाइड्रोजन क्या करना चाहते हैं, अपना डुप्लेट, जो आगे चल के मैं बताने वाला हूँ व्हाट इज डुप्लेट एंड ऑक्टेट, वो कंप्लीट करने से उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलियम जैसा अचीव कर लेंगे वो। और हेलियम इज इनर्ट एंड दे कैन stable itself when they form H2 molecule, right? I'm just टॉकिंग अबाउट H2 मॉलिक्यूल। ओके, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब H H एटम की जब बात करूंगा तो स्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद। चलो इस केस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बन सकता है। यस सर। यस, इसका कोई एग्जांपल? जैसे कि NaCl ले लो, वो जैसे कि NaCl ले लो। इस केस में क्या होता है पता है ना आपको कि NaCl में अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये दिखेगा कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल। तो वो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करके अपने नियॉन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रीच कर लेगा। सिमिलरली क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आर्गन इस इनर्ट एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को अचीव कर लेगा। सो दे आर बोथ स्टेबल इटसेल्फ व्हेन दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल, NaCl कंपाउंड, यू कैन से दैट हियर, आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, सो दो कंडीशंस है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। आप बोल सकते हो कि जब भी कोई अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर between various constant atoms, that attractive force make the particular bond formation and then bond is called as chemical bond. Very simple है। अब मैं जब भी various constant atoms की बात करूंगा तो they are chemicals, right? They are atoms, they are elements. So when they forming the bond by either sharing of electron or by complete transfer of electron to get a stable molecule or compound, that bond is called as chemical bond. Very simple है। चलो मैं लिख रहा हूँ फिर यहाँ पे डेफिनेशन, आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ओके, क्या बोला मैंने? द अट्रैक्टिव फोर्स
the attractive force which holds together various constituents, atoms or ions together in different chemical species, in different chemical species. Okay, it's called a chemical bond. Very simple एंड नीट डेफिनेशन है, ठीक है। आई होप केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन सबको क्लियर है, ठीक है। वेरी बेसिक डेफिनेशन, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब ये जो केमिकल बॉन्ड है, हमने देख लिया केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, वो देखते हैं। व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है, वेरी सिंपल। फिर से सेम चीजें, there are various types of theories which explain the stability of molecular compound when they forming a chemical bond. So we are going to discuss different theories which explain the stability of chemical covalent bonding or ionic bonding or any chemical bonding. Okay, so हम बोल सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी आती है, इसलिए केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए, इसलिए फॉर्म होता है। सेकंड है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा करने से भी उस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। ये दोनों भी हमने देख लिया। अभी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए वी हैव टू नो अबाउट दिस ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अंदर कुछ थेरीज आए हैं, जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा कोजल एंड लेविस अप्रोच, सुना है? कोजल एंड लेविस थ्योरी या फिर अप्रोच, ये एक्सप्लेन करते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ओके, उसके बाद इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और टॉपिक आता है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ओके। सेम डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या बोल सकते हैं कि दो तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज किया जा सकता है। एक होता है आयोनिक इंटरेक्शन, या फिर जिसको मैं आयोनिक अट्रैक्शन बोल सकता हूँ, अट्रैक्शन कैटायन और एनायन के बीच में। सेकंड हो सकता है अट्रैक्शन बिटवीन, दो टाइप के अट्रैक्शन है, एक तो आयनिक होगा कैटायन और एनायन के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। और सेकंड अट्रैक्शन कौन सा होगा, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, दो कंडीशन है, ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड को, एज वेल एज जब वो मॉलिक्यूल या फिर केमिकल कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई दे विल गेट स्टेबल एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल एटम्स। यहां तक ठीक है? यस सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मतलब इन्हीं दो थेरीज की वजह से हम बोल सकते हो, वन इज पोटेंशियल एनर्जी वाला केस और सेकंड इज ऑक्टेट वाला केस, इन्हीं दो की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड बन सकते हैं। तो उसमें से हमने तो एक देख लिया, इफ आई एक्सप्लेन दिस थिंग कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन से होंगे, तो एक तो मैंने लिख दिया था केमिकल बॉन्ड, ओके। दूसरा बनेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए उसके वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। और सेकंड होगा कुछ, लास्ट वाला होगा कुछ टिपिकल बॉन्ड्स भी है जिसमें कुछ अलग अलग कंडीशन से बॉन्ड बनाया जा सकता है, टिपिकल बॉन्ड्स, ओके। टिपिकल बॉन्ड्स जो है ये हम ट्वेल्थ में पढ़ने वाले, अभी इसकी जरूरत नहीं है, स्टिल आपको थोड़ा बहुत हिंट में दे देने वाला हो, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड्स में फोर टाइप्स के बॉन्ड पढ़ने वाले बच्चों। फर्स्ट इज आयोनिक, सेकंड इज कोवैलेंट, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट, एंड फोर्थ वन इज मेटेलिक। तो फोर टाइप के केमिकल बॉन्ड रहेंगे। फर्स्ट इज आयोनिक, सेकंड इज कोवैलेंट, थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अगर आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आपने पीरियोडिक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा, कुछ
वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो हम इस चैप्टर में इजीली वो काफी कुछ चीजें पढ़ने वाले केमिकल बॉन्डिंग में। तो वैन डर वाल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें तीन फोर्स होते हैं। पहले मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लिखता हूँ, उसके बाद वैन डर वाल फोर्स थ्री टाइप्स के, उसमें से फर्स्ट वन लिख रहा हूं मैं, वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, इसमें आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मैं अभी जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड बात करूं तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अगेन थर्ड जो होता है वो होता है लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। ओके, लंदन डिस्पर्सिव फोर्स, डिस्पर्सिव फोर्स। तो ये क्या रहेंगे हमारे वैन डर वाल फोर्सेस रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो आते हैं बच्चों, पढ़ने वाले आगे चल के हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। ओके, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टाइप्स है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड इज वैन डर वाल फोर्सेस। टिपिकल बॉन्ड्स में हम नेक्स्ट जो 12th में हम पढ़ने वाले हैं उसमें रहेगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। उसके बाद बैक बॉन्डिंग, ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बैक बॉन्डिंग। थ्री, मल्टी सेंटर बॉन्ड, मल्टी सेंटर बॉन्ड। ओके, इसमें आपने अगर सुना होगा कभी तो बनाना बॉन्ड या फिर थ्री सेंटर टू सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सुना होगा, तो वो हम सब मल्टी सेंटर बॉन्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो ये 12th में आएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग और मल्टी सेंटर बॉन्ड। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर 11th में नर्चर में हम क्या पढ़ने वाले, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा, एक तो केमिकल बॉन्ड और सेकंड वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चल के हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन। यस सर। ओके, वेरी गुड। बाकी के बच्चे हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो आगे बढ़ते। ओके, तो केमिकल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्ड हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड्स, फोर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की अभी हमने बात की थी चार्ट में। ठीक है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। तो उसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं हमने वो देख लिया है। बच्चों को एडमिट कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ चलो, तो इसमें मैंने बताया था आपको कि एक तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड केस था कि उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो भी एटम्स कंबाइन होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उन्हीं के एटम के मुकाबले। तो मैं इसमें अब बोल सकता हूँ कि केमिकल बॉन्ड्स में जो भी टाइप्स के बॉन्ड बनेंगे, आइदर वो कैसे बनेंगे बच्चों, आइदर वो स्ट्रांग बनेंगे या फिर वीक बनेंगे। ओके, आइदर स्ट्रांग बनेंगे या फिर वीक बनेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, वन इज स्ट्रॉन्गर वन एंड वन इज वीकर वन। तो मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बनने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होगी, है ना। तो मैं वो कंडीशन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि केमिकल बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कैसे पहचानेंगे और वीकर बॉन्ड है कैसे पहचानेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। ओके, है ना। अभी अगर मैंने बताया था आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसका डायग्राम मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, उसके पहले हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में समझ लेंगे। तो जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिलीज एनर्जी मैं लिख रहा हूं, एनर्जी रिलीज, RELEASED, एनर्जी रिलीज अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी, तो उस केस में हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और वो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, वीक बॉन्ड की अगर बात करूंगा तो सेम केस, जो एनर्जी रिलीज का ऑर्डर रहेगा, एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिलीज 42 किलो जूल पर मोल से कम रहेगी। दिस थिंग इज क्लियर, हाउ टू प्रेडिक्ट विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर
वीक बाय नोइंग देयर रिलीज ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है ना, वो एनर्जी कितना रिलीज हो रही है, उस हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो वेदर बॉन्ड इज स्ट्रांग और नॉट। ठीक है, क्लियर। अब जो स्ट्रांग बॉन्ड में हम जो पढ़ने वाले, ऐसे टाइप के स्ट्रांग बॉन्ड्स कौन से होते हैं, विच आर दी स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशंस। फर्स्ट वन इज आयोनिक। ओके, आयनिक बॉन्ड कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। सेकंड इज अगेन योर कोवैलेंट। थर्ड वन इज मेटेलिक। और फोर्थ वन इज योर डेटिव या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने ऑलरेडी देख लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर इसको डेटिव नाम है, डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होंगे, जब भी बॉन्ड बनाएंगे तब कितना एनर्जी रिलीज करेंगे, 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ओके ओके, अब जो एनर्जी रिलीज 42 किलो जूल पर मोल से कम करते हैं वो कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो आइए चलो बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू दिस फोर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में फिर एनर्जी का ऑर्डर क्या रहा होगा, 8 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में अगर एनर्जी का ऑर्डर रहता है, अगर एनर्जी का ऑर्डर 8 किलो जूल पर मोल से लेके तो 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रहता है, ओके, किलो जूल पर मोल, तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ओके, वो हमारा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मैंने बताया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी वीक होते हैं, जिसका मैंने नाम लिया था वैंडरवाल फोर्सेस, तो जो वीक फोर्सेस के वजह से बॉन्ड बनता है बच्चों, वो वीक बॉन्ड ही होगा, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है वीक फोर्सेस। तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज का ऑर्डर रहेगा वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल रहेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस कि 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, 42 किलो जूल पर मोल से कम रहेगा तो वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड के दो केसेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लाई करता है 8 टू 42 किलो जूल पर मोल के बीच में, और वीक फोर्स जो रहेंगे वो 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, विल मूव फॉरवर्ड। ओके चलो, मैं इसमें भी और आपको दो टाइप्स बताता हूँ, एक क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था दो टाइप्स का होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, ओके, और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर, ओके, इंट्रामोलिकुलर। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी वो कंपेरेटिवली इंट्रामोलिकुलर से बच्चों स्ट्रांग होती है। क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ओके, और इंट्रामोलिकुलर, देखो नाम में डिफरेंस है, इंटर और इंट्रा, ठीक है, याद रखना, इंटर एंड इंट्रा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस में होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर, ये वीक होगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर 25 टू 42 किलो जूल पर मोल के बीच में एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो आएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और 8 टू 25 आएगा किलो जूल पर मोल, तो दैट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर दिस थिंग? यस सर। ओके, वेरी गुड, चलो। Always remember intermolecular force of attractions are always dominant. Okay, always dominant over intramolecular force of attraction. Always remember this thing. ठीक है, चलो बढ़ते फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड की तरफ। फर्स्ट वन विल गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को और एक कौन सा नाम बताया था मैंने, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे ही लेक्चर एंड होगा फिर से रिजन कर लेना विद द सेम मीटिंग आईडी। ओके चलो, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, इफ एनीवन नोस जस्ट लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल। चलो फास्ट कोई बता सकता है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, हाउ वी कैन मेक आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? यस एनीवन, व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? Bond is formed by transfer of one or more electron. ओके वेरी गुड, कंप्लीट ट्रांसफर, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन्स होने ही वाले, बट
पार्शियल ट्रांसफर जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हम बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट यहाँ पे जो होगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से कंप्लीट ट्रांसफर होगा? एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट जो होगा, वो एलिमेंट कैसा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिलेटिवली बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा किसके मुकाबले? जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है उसके मुकाबले। सो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। अब जो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा रिलेटिवली अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट। ओके, ये कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके चलो, ये रही डेफिनेशन। सिंपल एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको, एग्जांपल अब बार बार हम यूज कर सकते हैं NaCl का। NaCl का कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं Na की, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रफली में लिख रहा हूं 281 होता है। ओके, एंड अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो उसका होता है 2 8 एंड 7। सो यू नो दैट कि सोडियम क्या करेगा? अपना वन इलेक्ट्रॉन जो उसका अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पे इसका वन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, राइट? हियर 2 इलेक्ट्रॉन, हियर 8 इलेक्ट्रॉन, हियर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो लूज करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे? ऑब्वियसली क्लोरीन के तरफ। तो क्लोरीन का ये रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, दिस 2 इलेक्ट्रॉन 8 और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ही क्लोरीन क्या बन जाएगा? आर्गॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। सो दिस विल फॉर्म Cl माइनस आयन, और Na जो मेटल है सोडियम, वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। सो दैट इज योर Na प्लस। व्हेन एनी एलिमेंट giving it electrons, donating its electrons, so it will get positive charge, and one who accept the electron, that will get negative charge. So there is a force of attraction between two oppositely charged ions, and that formation of bond is called as ionic bond. ये जो बॉन्ड बन रहा है कैसे बन रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। One is electropositive, which is donating electron to other electronegative elements. So the electrostatic force of attraction between these two oppositely charged ions is called as ionic. Getting? Yes. ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, इज AlF3 CaCl2 HBr, let's say again LiBr, इसमें से which is not an example of ionic bond? Tell me, example of ionic bond, tell me fast, tell me fast. Yes, anyone? Very simple example, yeah. Someone is typing HBr. Very good, Srinivas. एकदम correct answer है ना? Why HBr? Because you need to know certain electronegativity difference values to know whether the bond is ionic bond or covalent bond. Okay, so before going to that, you can see here मैंने क्या बोला था? जब भी ionic bond की बात होगी तो एक electropositive element अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो यू कैन सी हियर एल्यूमिनियम इज योर मेटल, ओके, एंड दिस फ्लोरीन इज नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली मेटल हमेशा कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड नॉन मेटल रिस्पेक्टिवली, मेटल के मुकाबले नॉन मेटल कैसे रहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। सो ऑलवेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, सॉरी। इस केस में कैल्शियम मेटल है बच्चों, और क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। ओके, एलाई मेटल lithium, bromine is again non-metal. So in both, sorry, in all three examples, you can see there is a bond formation of ionic bond. अब HBr में
हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, यू नो दैट वेरी वेल, एंड वी आर ऑल्सो नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के बीच में अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए तो मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए। वो कंडीशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उस टॉपिक में आने वाला हूं मैं अभी। बट यू कैन सी हियर बोथ आर नॉन मेटल्स, सो without knowing their electronegativity difference value we can't predict whether the bond is ionic or covalent, or whether the bond contains some percentage of ionic कैरेक्टर और सम परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। मुझे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा अभी से कि उसमें आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, बट स्टिल आई कैन से दैट अगर क्वेश्चन मैंने पूछा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका आयनिक बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है अभी मैं आपको उसका आंसर बताने वाला। तो वेरी गुड श्रीनिवास, आपका आंसर सही है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड करेक्ट। बढ़ते आगे, समझ में आ जाएगा आपको भी, ठीक है। चलो ओके, एक टर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी, इससे समझ में आएगा आपको। इलेक्ट्रोवैलेंसी जब मैं बात करूंगा तो हम आयनिक बॉन्ड के केसेस पढ़ रहे, तो इस केस में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है बताने वाला। उससे पहले लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है, आपको एज सुन एज पॉसिबल जैसे मीटिंग एंड होगी फिर से रिज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होती है जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके? एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट is called its electrovalency, is called